स्टूडेंट, वेलकम टू AFC क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एंटिटी क्लास में स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विद्यालय एवं समाज के पारस्परिक संबंध का वर्णन करें। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखो, विद्यालय और समाज में संबंध क्या होता है। हमारे जो समाज शास्त्री है उन्हें इस बात की भली भांति ज्ञान हो चुका है कि अगर उन्हें विद्यालय के साथ कोई भी संबंध रखना है तो समाज के विभिन्न तर्क के लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। उनके जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं या फिर आचार विचार हैं, उनके साथ विद्यालय को चलना पड़ेगा। अब आगे क्या है, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनके अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो जो भी वैज्ञानिक की परिभाषा आपको बहुत आसानी से समझ आए, आप उसके साथ गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जॉनसन की देखें तो इनका कहना है, जब विद्यार्थी और अध्यापक गण एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति सामाजिक प्रवृत्ति पैदा होती है। सब लोग सामान्य अनुभवों में जितना भाग लेंगे और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करने की चेष्टा करेंगे, संस्था का जीवन उतना ही अधिक पनपेगा और विकास होगा। ठीक है। आगे सामुदायिक संबंधों के कार्यक्रम के कुछ सुझाव दे रखे हैं। जैसे कि अध्यापक ने समुदाय में संबंध स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए और उसे किस प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस तरह की बातें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए। दूसरा आता है कि क्या विद्यालय का सामुदायिक कार्यक्रम समाज, राज्य और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है। तीसरा हम पढ़ेंगे, नागरिकों को किस विद्यालय की आर्थिक कठिनाई बतलाई जा सकती है या फिर जनता विद्यालय के बारे में क्या जानती है और वह और क्या जानना चाहती है, इस बात पर भी गौर किया जा सकता है। विद्यालय किस प्रकार समाज के कुछ दलों का लाभ उनसे प्रभावित हुए बिना उठा सकते हैं। इस तरह के कुछ सुझाव हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए या फिर पूछे गए। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं सामुदायिक संबंध कार्यक्रम का गठन। इसमें 5 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि समुदाय के समूह की प्रकृति के अनुसार प्रचार सामग्री का इस्तेमाल करना। दूसरा हम पढ़ेंगे, जनता के समक्ष किस माध्यम से तथ्य रखे जाएं, इस पर पूर्ण रूप से विचार करना। सामुदायिक संबंध के लिए जो कार्य हो उनका उद्देश्य स्पष्ट व्यक्त किया जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभावशाली कार्यों को करने का प्रयत्न करना। देन हम पढ़ सकते हैं कार्यक्रम के प्रचार के लिए जिन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए उस पर विशेष विचार करना। तो इस तरह के कुछ गठन है, जो कार्यक्रमों के गठन है वो किए जा सकते हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए। ठीक है। इसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय एवं घर के संबंधों को सुधारने हेतु कुछ सुझाव दें। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कैसे विद्यालय और घर के आपस के जो संबंध है उनको सुधारा जा सकता है। अब देखो, बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण और सुगठित विकास हो सके, इसके लिए घर और स्कूल के संबंध पारस्परिक अच्छे होने चाहिए। उसके कुछ आवश्यकता हैं, जैसे कि व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव। अगर हमारे घर के संबंध विद्यालय के साथ अच्छे हैं तो बच्चे की टाइम टू टाइम रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, जिससे
आप लोगों को पता चलता रहेगा कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, उस पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। विकास हेतु निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी आदतों का विकास हो सकेगा। समायोजन में सहायक, यानी कि जब तक बच्चा घर रहता है वो लिमिटेड लोगों के साथ रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है उसे अलग अलग तरह के विद्यार्थियों के साथ समायोजन करने का अवसर मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बालकों की गुणों और अवगुणों की जानकारी प्राप्त होना। यदि विद्यालय के साथ एक घर का अच्छा संबंध है तो उसे बच्चे के गुण और अवगुण दोनों ही उचित समय पर प्राप्त होते रहेंगे। अब अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं कि विद्यालय और घर के संबंधों को कैसे सुधारा जा सकता है, जैसे कि विद्यालय में बालक की प्रगति की रिपोर्ट समय समय पर घर भेजनी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि अभिभावक की परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विमर्श किया जा सके। बालकों में विद्यालयों व अध्यापकों के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति विकसित करनी चाहिए। विद्यालय द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अध्यापकों को अभिभावकों का सहयोग लेना चाहिए ताकि उनके पारस्परिक संबंध दृढ़ हो सके। प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक व शिक्षक संघ स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार संघ के माध्यम में अभिभावक विद्यालयों की क्रियाकलापों में रुचि लेने लगते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सुझाव हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो विद्यालय और अभिभावक के बीच में एक परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। शिक्षा में विद्यालय संगठन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन। अब देखो, विद्यालय का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। विद्यालय में छात्र, अध्यापक, प्रधानाचार्य, अन्य कर्मचारी, अधिकारी और वही व्यक्ति अपना स्थान रखते हैं। विद्यालय इन सभी व्यक्तियों के विचारों का एक समूह होता है। विद्यालय की विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के संबंध में विद्वानों के अलग अलग ढंग के विचार हैं। तो हम उन विचारों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे बताया गया है कि अलग अलग तरह के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग तरह के विचार अभिव्यक्त किए। ठीक है, जैसे कि विद्यालय एक संयुक्त संगठन है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना था कि अलग अलग तरह के लोग जब इकट्ठा एक समूह में काम करते हैं तभी एक विद्यालय को चलाया जा सकता है, तो इसे एक संयुक्त संगठन के रूप में बताया गया। कुछ का मानना है कि विद्यालय एक नौकरशाही के रूप में, कि विद्यालय क्या है, एक प्रधानाचार्य है, उसके अंडर कुछ टीचर्स आते हैं, टीचर्स के अंडर कुछ कर्मचारी आते हैं, तो ये क्या है, एक नौकरशाही परंपरा के रूप में भी इसको अभिव्यक्त किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि विद्यालय एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन के रूप में भी निकलकर सामने आया। विद्यालय को एक प्रणाली के रूप में भी देखा गया। विद्यालय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में भी काफी बार पढ़ा और देखा गया है। ठीक है, इसी को विस्तृत रूप में बता रखा है कि कैसे आप विद्यालय को एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देख सकते हैं। विद्यालय एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालकों को प्रेरणा और युक्तियों के अतिरिक्त वयस्कों जैसी भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि जिन सामाजिक कुशलताओं को बालक घर पर नहीं सीखता, वे कुशलताएं वो अपने विद्यालय में शिक्षकों द्वारा सीख सकता है। बालक विद्यालय में अपने परिवार के आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को साथ लेकर अवश्य आता है, परंतु
विद्यालय का वातावरण उसे असमानता, जाति भेद, इन सभी के बारे में पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। विद्यालय बालकों और किशोरों का सामाजिकरण करने के सशक्त साधन विद्यालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है इस चीज के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं कि शिक्षा में विद्यालय संगठन की भूमिका क्या होती है। अब देखो, विद्यालय में अलग अलग समूह होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं, हर किसी का अलग अलग मोटिव होता है। बच्चा हर किसी से अलग अलग तरह की चीजें सीखता है और एक परिपक्व व्यक्ति बनकर बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, तो उसका क्या कुछ कार्य रहेगा उसके बारे में देखते हैं। मुख्यतः क्या होता है कि छात्रों की अंतर्निहित क्षमताओं को प्रशिक्षित करना या फिर छात्रों का मानसिक विकास करना, उनके अंदर सौंदर्य अनुभूति क्षमताओं को विकसित करना, छात्रों का स्वास्थ्य एवं शक्ति प्रदान करना। तो ये मुख्य कुछ इस तरह के उद्देश्य होते हैं जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से किए जाते हैं। अब शिक्षा प्रशासन के प्रजातंत्रीय उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। छात्रों में जनतंत्रीय गुणों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता को उत्पन्न करना, छात्रों में श्रेष्ठ नागरिकता का विकास करना। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो शिक्षा प्रशासन की तरफ से विद्यार्थी को दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है शिक्षा प्रशासन के कार्य। क्या क्या कार्य हैं जो शिक्षा प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हर तरह का प्रबंध करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है। हर तरह के निर्देशन देना, नियोजन करना, समन्वयीकरण करना, कार्यकर्ता प्रमुख इसी के अंडर आते हैं। वित्तीय नियोजन भी इसी के अंडर आते हैं कि शिक्षा संबंधी जो भी कार्य करने हैं उसमें कितना धन चाहिए या धन की कमी है उसकी पूर्ति करना, ये सब काम हमारे किस में आते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीयर्स ने शिक्षा प्रशासन के अलग अलग कार्य बतलाएं, जैसे कि योजना बनाना कि कैसे हम किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं बना सकते हैं। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, किस प्रकार के निर्देशन को फॉलो करना चाहिए, कैसे समन्वय करना चाहिए या फिर कैसे उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और चीज़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो सीयर्स ने हमें उल्लेख किए हैं। समझ आ रहा है सभी को? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो लेक्चर है वो सेकंड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। किसी का अगर कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पे इस दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।